माँ से मायका भाग दूसरा। ईशा भरे कदमों से कुर्सी की तरफ बढ़ ही रही थी कि अंशु ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीदी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोल ना। नाना जी का जाना हम सब के लिए जीवन में एक खालीपन भर गया, पर इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। नाना जी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए हैं। मुझे ऐसा लगा आपके आंसू का कारण सिर्फ नाना जी का जाना नहीं है, ऐसा कुछ है जो आपको कचोट रहा है। आपके आंसू थम नहीं रहे हैं। ईशा चुपचाप अंशु का चेहरा देखती रही। अंशु ना जाने कैसे उसके दिल के दर्द को समझ गई थी। अंशु, तुमसे आज तक कुछ भी नहीं छिपाया, आज भी तुमसे मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। जिस घर में मेरी माँ पली बड़ी, जिनकी हर सांस मायके से शुरू होती थी और मायके पर ही खत्म होती थी, आज नाना जी के घर जब वह व्रत चित्र चला तो मामा जी के बेटे बहू नाती पोते सब की तस्वीरें थीं, पर मेरे पापा और मेरी माँ की एक तस्वीर भी नहीं थी। नाना जी की संतान मेरी माँ उस घर की बेटी भी थी, किसी की बहन, किसी की बुआ भी थी। आज न जाने क्यों मुझे यह महसूस हुआ, माँ का वजूद उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस घर में तो उनका अस्तित्व कब का खत्म हो चुका था। माँ से जुड़ा हुआ यह नाता शायद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन माँ मरी, पर इसका एहसास मुझे आज हुआ। अंशु, लोगों की थोड़ी सी अनदेखी सिर्फ रिश्ते को ही ठंडा नहीं करती, इंसान को भी ठंडा कर देती है। आज मैंने महसूस किया, कुछ साल पहले मेरी माँ मरी तो सिर्फ उनका शरीर मरा था, और लोगों की नज़रों में उनका अस्तित्व तो बहुत पहले ही मर गया था। जानती हो अंशु, छोटी चाची गरीब परिवार से थी। दादी ने उनकी सुंदरता देखकर चाचा से शादी की थी। माँ बताती थी, चाची के मायके वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था जीवन भर वे इतने संपन्न परिवार के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। कर्तव्य मतलब लेन देन। भारतीय परिवारों में हर मौके, तीज त्योहार पर आने वाला नेक बहू के घर वालों और समधियानों का कर्तव्य ही तो है। ईशा की बात सुन अंशु मुस्कुरा दी। अंशु, उस पर से तुर्रा यह है कि इसमें नया क्या है, दुनिया करती है। दादी ने चाची की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें 2 कपड़ों में लाना मंजूर तो किया था, पर शादी होते ही दादी यह बात भूल चुकी थी कि चाची के परिवार के लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे हर मौके पर नेक भेजते रहें। पर चाची ने अपने मायके वालों की इज्जत रखने के लिए ना जाने कितनी बार चाचा जी से बचा कर रखे पैसों से कभी मिठाई तो कभी कपड़े खरीद कर मायके की इज्जत रखी। दादी इंसान के तौर पर बहुत अच्छी थी, पर सास दादी समझ जाती थी यह सारा सामान किस तरह से एकत्र किया गया है। सैया का दाम और भैया का नाम। दादी का यह एक वाक्य चाची को नस्तर की तरह चुभता था, पर बेचारी करती क्या। घर में जेठानी भी थी, एक अनदेखी सी प्रतिद्वंदिता बनी ही रहती। आश्चर्य की बात यह प्रतिद्वंदिता उन लोगों के मन में कभी नहीं उपजी। माँ के चाची से हमेशा से अच्छे संबंध रहे, पर दादी बुआ और नाते रिश्तेदार तुलना कर ही देते थे। एक बार चाची ने मन की गांठों को माँ के सामने खोल कर रख दिया था। उन्होंने रोते रोते माँ को बताया था कि भाई भाभी के आने के बाद बिल्कुल ही बदल गए हैं, पर मायके की इज्जत रखने के लिए मन पर पत्थर रखकर वहाँ जाना ही पड़ता है। औरत का जीवन कभी ससुराल में मायके की इज्जत रखने तो कभी मायके में ससुराल की इज्जत रखने में ही बीत जाता है। माँ अच्छी तरह से समझती थी कि विदाई में मिली चाची की साड़ियाँ उनकी खुद की खरीदी हुई होती हैं, पर आज समझ में आता है कहीं न कहीं माँ भी तो मायके की इज्जत ही रख रही थी। नाना नानी अपनी सामर्थ्य अनुसार सब कुछ कर ही रहे थे, पर आज मामा के परिवार का व्यवहार देख यह महसूस हुआ कि मायके की दहलीज माँ के हाथ से कब की निकल चुकी थी। जिस परिवार के पास नाना के परिवार के नाम पर
उनकी बेटी और उसके परिवार की एक तस्वीर भी उपलब्ध ना हो सकी, वह भला माँ से जुड़े हुए रिश्तों की क्या कद्र करेगा। माँ बस नाना नानी का मुंह देखकर आती जाती रही, शायद ससुराल के मायके का सम्मान बचाए रखने के लिए। अंशु ईशा के चेहरे को देख रही थी और ईशा आसमान में बिखरे उन बादलों के बीच डूबते सूरज को। रिश्तों की भीड़ में आज एक रिश्ता कहीं डूब गया था।